नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं विशेषण। और विशेषण क्या होते हैं ये हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं। विशेषण की परिभाषा और विशेषण के कुछ भेद। देखिए, विशेषण के जो यहाँ पर भेद मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, उनमें से अभी तक हमने यहाँ पर गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण को पढ़ा है। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हमने बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, रंग आदि का बोध जो कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल से मैंने आप लोग को क्लियर भी किया था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या कुछ पढ़ा था अपने लास्ट सेशन में, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में ही कुछ सेंटेंसेस को पढ़ा था, कुछ वाक्यों को पढ़ा था, जैसे कि समुद्र बहुत विशाल है, यह किताब अच्छी है, हिमालय बहुत ऊंचा है। इस तरह के बहुत सारे हमने यहाँ पर वाक्य पढ़े थे। और फिर हमने बताया कि जो ये वाक्य हैं, ये वाक्य जिसमें हमने अंडरलाइन किया है, जैसे बहुत, विशाल या ऊंचा या अच्छी, ये शब्द जो है ये विशेषण शब्द है। ठीक है, ये विशेषण कहलाते हैं। ये हमने यहाँ पर क्लियर किया कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकारों को हमने यहाँ पर पढ़ा। तो हम लास्ट सेशन में दो विशेषण के प्रकार, यानी कि सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जैसे हमने यहाँ पर फिर से कुछ सेंटेंसेस को पढ़ा था, कुछ वाक्यों को पढ़ा था। गांधी जी सत्याग्रही थे, आम मीठा है, सेब लाल रंग का होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर जो चीजें हैं वो पढ़ी थी। तो इनमें भी मैंने आप लोग को बताया था जो जो शब्द हमने अंडरलाइन किए हैं, जो जो शब्द हमने अंडरलाइन किए हैं, जैसे सत्याग्रही, मीठा, लाल, और उसके बाद भी हमने यहाँ पर घोड़ा काले रंग का है, और उसके बाद हमने गंगा पवित्र नदी है। ये हमने जो यहाँ पर शब्द पढ़े थे, उसमें हमने कहा था कि जो भी शब्द हमने रेखांकित किए हैं उसमें जो शब्द किसी भी संज्ञा के गुण, रंग, स्वाद, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ ना। तो ये सारी चीजें आपने नोट डाउन की हैं और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि घर से इसको पढ़कर आएंगे, क्योंकि जब भी हम क्लासेस में आगे पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पुरानी चीजें याद होनी चाहिए। और यहाँ पर भी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे दूसरा जो भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था मात्रा। तो यानी कि जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि 4 मीटर रस्सी, 1 किलो चावल, और उसके बाद कुछ और हमने यहाँ पर सेंटेंसेस पढ़े थे, कुछ और वाक्य भी हमने पढ़े थे, जैसे थोड़ा तेल या बहुत पानी। 4 मीटर रस्सी, 1 किलो चावल, थोड़ा तेल, बहुत पानी। तो यहाँ पर हमने 4 तरह के शब्दों को अंडरलाइन किया। 4 मीटर एक, और उसके बाद 1 किलो दूसरा, तीसरा हमने किया थोड़ा, चौथा हमने किया बहुत। तो 4 तरह के हमने शब्दों को अंडरलाइन किया। और उसके बाद हमने यहाँ पर कहा, क्या कहा, उसके बाद हमने कहा कि जो शब्द किसी वस्तु के नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी वस्तु की नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। विशेषण तो है ही, विशेषता तो बता रहा है, लेकिन किस टाइप की विशेषता बता रहा है, उसकी मात्रा को बता रहा है, उसकी माप तोल को बता रहा है, उसकी नाप तोल को बता रहा है कि कितना है।
ठीक है, तो ये तो परिमाणवाचक की परिभाषा हो गई। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि दो सेंटेंसेस ऐसे थे जिसमें हमें मात्रा बिल्कुल क्लियर थी। बिल्कुल हमें क्लियर था कि रस्सी जो है 4 मीटर है, और दूसरे हमने देखा था कि चावल जो है 1 किलो है। लेकिन बाकी के जो दो वाक्य थे जिसमें हमने कहा था थोड़ा तेल और बहुत पानी, उसमें बिल्कुल साफ स्पष्ट हमें मात्रा का नहीं हो रहा था, यानी कि हमें बिल्कुल भी मात्रा स्पष्ट नहीं हो रही थी, क्वांटिटी स्पष्ट नहीं हो रही थी कि कितना तेल है और कितना पानी। ठीक है ना, तो इसी आधार पे हमने यहाँ पर परिमाणवाचक के दो भेद बताए थे। एक कौन सा भेद बताया था? लास्ट, निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक में हमने क्या कहा था यहाँ पर? जैसे 4 मीटर रस्सी 1 लीटर दूध, 4 मीटर रस्सी 1 लीटर दूध, निश्चित मात्रा, यानी कि जहां पे हमें फिक्स है, हमें क्लियर है कि कितनी क्वांटिटी है। रस्सी जो है वो 4 मीटर है, दूध जो है वो 1 लीटर है। ठीक है ना, तो क्वांटिटी हमें क्लियर है, मात्रा हमें क्लियर है। तो यह है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, विशेषता बता रहा है। और कैसी विशेषता बता रहा है? निश्चित मात्रा की विशेषता को बता रहा है कि मात्रा जो है निश्चित है, इसीलिए इसको निश्चित परिमाणवाचक कहा था। और फिर कुछ और वाक्य भी हमने यहाँ पर लिए थे, जैसे 5 किलो चीनी और बाकी के भी एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी को हमने कहा था कि ये है निश्चित परिमाणवाचक। सबने नोट डाउन किया है अपनी कॉपी में लास्ट सेशन में? जिन बच्चों ने नहीं किया है, देखिए अभी उन्हें भी रिवाइज हो गया है। ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने देखकर ही लिखना है। अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं, अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको स्वयं से भी लिख सकते हैं, अगर केवल कुछ एग्जाम्पल्स को भी अगर आप पढ़ लें तो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि जो कुछ चीजें हैं उनकी हमें क्वांटिटी फिक्स नहीं है, जो कुछ चीजें हैं उनकी क्वांटिटी हमें फिक्स नहीं है। जैसे हमने कहा कुछ सब्जी थोड़ा दूध बहुत पानी, कुछ सब्जी थोड़ा दूध बहुत पानी। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चीजें तो हैं, विशेषता भी बताई जा रही है कि कुछ सब्जी है, थोड़ा दूध है, बहुत पानी है, लेकिन स्पष्ट कुछ भी नहीं है। यानी कि मात्रा जो है वो कैसी है? अनिश्चित है। मात्रा कैसी है? अनिश्चित है। ठीक है, तो जहां पर जो शब्द हमें किसी वस्तु की निश्चित परिमाण या निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको पढ़ा भी था। सभी ने नोट डाउन किया है अपनी कॉपी में? सब बच्चों ने नोट डाउन किया है ना कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या नापतोल का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण, जो हम पढ़ नहीं पाए थे, यानी कि हमने स्टार्ट तो कर लिया था लेकिन हमने पढ़ा नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जहां पर लिखना छोड़ा था वहीं से नीचे से उसके हेडिंग डालेंगे, अगला भेद लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्या का अर्थ होता है नंबर। संख्या का क्या अर्थ होता है? नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या उससे भी आगे। ठीक है, तो संख्यावाचक, वाचक यानी कि बताने वाला, विशेषण यानी कि विशेषता, यानी कि जो संख्या संबंधित विशेषता को बताते हैं, वे शब्द जो संख्या संबंधित विशेषता को बताते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास 5 पेंसिल है, मेरे पास 5 पेंसिल है। तो देखिए यहाँ पर 5 पेंसिल, 1 2 3 4 5, 5 पेंसिल यहाँ पर है, तो बिल्कुल संख्यावाचक विशेषण है। 5 पेंसिल है तो 5 लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं, 3 बंदर
पेड़ पर बैठे हैं। 1 2 3। 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स यहां पर लेते हैं, फिर आपको ये क्लियर करेंगे। बगीचे में बहुत फूल हैं। बगीचे में बहुत फूल हैं। 2 लड़के पढ़ रहे हैं। बगीचे में बहुत फूल हैं और 2 लड़के पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसमें भी हमने यहाँ पर कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया है। कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया है, जैसे हमने कहा मेरे पास 5 पेंसिल है, तो देखिए 5 शब्द को अंडरलाइन किया है। उसके बाद 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं, तो 3 शब्द को अंडरलाइन किया है। उसके बाद बगीचे में बहुत फूल हैं, बहुत शब्द को अंडरलाइन किया है। उसके बाद 2 लड़के पढ़ रहे हैं। इससे सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक तरह से जो आपका संख्यावाचक विशेषण है उसकी परिभाषा यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जो निश्चित संख्या का बोध करा रही है, यानी कि 5 पेंसिलें, 3 बंदर, 2 लड़के। लेकिन जो एक वाक्य हमने लिखा है उसमें हमने लिखा है बगीचे में बहुत फूल है। कितने फूल हैं ये हमने नहीं बताया है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर संख्यावाचक जो हमारा विशेषण है उसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, उपरोक्त वाक्यों में 5, 3, 2 आदि शब्द संज्ञा की संख्या का बोध करा रहे हैं। संज्ञा की संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उनके नंबर्स का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषता तो है, लेकिन किस टाइप की विशेषता है? उनके नंबर्स को बता रही है, उनकी संख्या को हमें क्लियर कर रही कि कितने हैं। मेरे पास पेंसिलें हैं, मेरे पास 5 पेंसिलें हैं, तो ये विशेषता है कि 5 पेंसिलें हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण क्लियर हुआ। नोट डाउन कीजिए, संख्यावाचक जो आपने लिखा है, आपने वो उदाहरण लिखे होंगे जो हमने दिए थे। उसके बाद आप इस तरह से परिभाषा बनाएंगे। बहुत ज्यादा लंबी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना आप नोट डाउन करेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहां पर संख्या यानी कि नंबर्स जहां पर होते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है ना? तो अब देखिए, इसके भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह से हमने इसको लिखा है। कैसे लिखा है? 2 तरह से। एक में मैंने आपसे कहा कि 5 पेंसिलें हैं, एक में मैंने कहा कि आपके 3 बंदर हैं, एक में मैंने कहा कि बहुत फूल हैं, एक में मैंने कहा 2 लड़के हैं। तो देखिए, 3 जो वाक्य है वो तो हमें बिल्कुल क्लियर हो रहे, लेकिन एक वाक्य है जो हमें क्लियर नहीं हो रहा है। वो हमने कहा बगीचे में बहुत फूल हैं। ठीक है, तो अब ये बहुत शब्द और जो ये बाकी के शब्द है, इसी के आधार पर हमने इसे 2 भेदों में बांटा है। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही आसान है। सबसे पहला देखिए, फिक्स नंबर, जैसे कि क्या कहते हैं इसको? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक यानी कि जहां पर नंबर फिक्स होते हैं, जहां पर संख्या निश्चित होती है। अब यहाँ पर आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि 2 हिरन घूम रहे हैं। आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? 2 हिरन घूम रहे हैं, यानी कि हिरन की जो संख्या है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई भी हमें यहाँ पर डाउट नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको कहा है निश्चित संख्यावाचक। बिल्कुल फिक्स नंबर, निश्चित संख्या हमें बता रहा है। उसके बाद हमने कहा यहाँ पर आगे 3 हाथी जा रहे हैं। 3 हाथी जा रहे हैं, तो बिल्कुल हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 हाथी जा रहे हैं।
तो हमने यहाँ पर निश्चित संख्या बताई कि 3 हाथी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं चित्र में, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ और वाक्य यहाँ पर देखते हैं और उसके बाद इनकी परिभाषा को देखेंगे। खेत में 3 मोर है। देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए चित्र को और सबसे पहले तो खुद ढूंढिए कि कितने मोर हैं। 1 2 3। खेत में 3 मोर हैं। तो देखिए, बिल्कुल जो संख्या है वो निश्चित है कि खेत में 3 मोर हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया। हमने यहाँ पर बताया कि रेखांकित शब्द हिरन, जो हमने अंडरलाइन किए थे, हाथी और मोर आदि की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। फिक्स नंबर बता रहे हैं। 2 हिरन है, 3 हाथी है और 3 मोर है, ठीक है। तो अतः चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। निश्चित संख्यावाचक की परिभाषा सबने लिखी और लिखा कि इसके 2 भेद होते हैं। तो पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो कि अभी अभी हमने सीखा। तो देखिए, हमने सीखा कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ सभी को? अब इसी का दूसरा पार्ट ले लेते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए, अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है आपको चित्र में? पहला हमने नाम लिखा है अनिश्चित संख्यावाचक और फिर एक चित्र दर्शाया है और उसके बाद नीचे कुछ लिखा है। जुलूस में बहुत लोग हैं। जुलूस में बहुत लोग हैं। अब देखिए, एक जुलूस निकला हुआ है और आप देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ पर लोगों की कितनी ज्यादा भीड़ है और साथ में बीच में भी जो रोड में चल रहे हैं उन पे देखिए कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ है। तो हमने कहा यहाँ पर हमें बिल्कुल भी संख्या निश्चित नहीं है। तो हमने कहा जुलूस में बहुत लोग हैं। जुलूस में बहुत लोग हैं, यानी कि हमें लोगों की संख्या निश्चित नहीं है। हमें लोगों की संख्या निश्चित नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि जुलूस में बहुत लोग हैं। उसके बाद एक और हम यहाँ पर वाक्य लेंगे, कुछ लड़के खेल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों का एक पिकनिक चल रहा है और उसमें बच्चे खेल रहे हैं। हमने लिखा कुछ लड़के खेल रहे हैं। संख्या हमें फिक्स नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। संख्या हमें फिक्स नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि कुछ लड़के खेल रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मार्केट है और उस मार्केट में मेला लगा हुआ है और उसके लिए हमने क्या कहा, मेले में भीड़ अधिक है। मेले में भीड़ अधिक है। तो अभी तक हमने 3 वाक्य यहाँ पर पढ़े, जिसमें हमने 3 शब्दों को पढ़ा। पहले हमने कहा जुलूस में बहुत लोग हैं। दूसरे में हमने कहा कुछ लड़के खेल रहे हैं। तीसरे में हमने कहा मेले में भीड़ अधिक है। अब देखिए, तीनों जो शब्द हैं ये विशेषता बता रहे हैं, लेकिन तीनों शब्द विशेषता तो बता रहे हैं लोगों की, लेकिन फिक्स नंबर कहीं पर भी नहीं है। बहुत नहीं अंदाजा लगा सकते कि फिक्स कितने हैं, कुछ नहीं अंदाजा लगा सकते कि कितने फिक्स हैं, अधिक कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने फिक्स हैं। इसीलिए इसको हमने कहा, क्या कहा, इसको हमने कहा कि इन वाक्यों में बहुत, कुछ और अधिक आदि शब्दों से हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है। यानी कि हमें फिक्स नंबर पता नहीं चल रहा है, हमें निश्चित संख्या नहीं पता चल रही है। तो अब देखिए, अब इसको यहां से नोट डाउन करेंगे।
यहां से नोट डाउन करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या लिखेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अतः जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है, उसे अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट कि जो विशेषण शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, ठीक है ना। जहां पे कराते हैं वो निश्चित और जहां पे नहीं कराते हैं वो अनिश्चित। नोट डाउन किया सभी ने? नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ, क्योंकि घर पर पढ़ने के लिए आपके पास कुछ तो होगा, आप रिवाइज करेंगे, आप तभी आप मुझे यहाँ पर सुना पाएंगे, बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ। अगला भेद हमने बताया सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सर्वनाम, देखिए सर्वनामिक विशेषण के लिए आपको सर्वनाम पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनामिक विशेषण यानी कि ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप देखिए कैसे समझेंगे इसकी परिभाषा को और कैसे इसके एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने एक वाक्य लिखा है, यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। तो हमने कहा कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द। अब ये जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं ये हमेशा संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है? अंडरलाइन भी कर दिया मैंने, सर्कल भी कर दिया उस पर। संज्ञा शब्द क्या है? पुस्तक। पुस्तक क्या है? संज्ञा शब्द है और संज्ञा के ठीक पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं, ठीक है। तो यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो देखिए यहाँ पर हमने यह शब्द को अंडरलाइन किया है। तो यह शब्द सर्वनाम भी है और विशेषण की तरह भी प्रयोग किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको सर्वनामिक विशेषण कहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके बाद परिभाषा क्लियर करेंगे। वह इमारत सुंदर है। वह इमारत सुंदर है। आप देख सकते हैं कि हमने वह इमारत सुंदर है, ठीक है। तो वह शब्द को अंडरलाइन किया है। आगे देखिए, कोई व्यक्ति गा रहा है। कोई व्यक्ति गा रहा है। तो देखिए कोई और वह, अभी तक हमने यहाँ पर तीन चीजें पढ़ ली, यह, वह और कोई। तो देखिए ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी सर्वनाम है। लेकिन अब इसको कैसे समझेंगे हम इसको समझेंगे उपरोक्त वाक्यों में। अब हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, सभी बच्चों ने हेडिंग डाल ली होगी सर्वनामिक विशेषण करके। सर्वनामिक विशेषण जैसे आगे बढ़ते हैं तो जो भी देखिए मैं बहुत धीरे धीरे इसीलिए आपको करा रही हूँ ताकि आप नोट डाउन भी कर ले। सर्वनामिक विशेषण आपने हेडिंग डाली, तीन आपने वाक्य यहाँ पर लिखे, यह मेरी पुस्तक है, वह इमारत सुंदर है, कोई गा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए यह, वह और कोई, यह, वह और कोई, ये तीनों क्या है? सर्वनाम है। ये तीनों क्या है? सर्वनाम है। और ये क्या कर रहे हैं? ये पुस्तक, इमारत और व्यक्ति की विशेषता को बता रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पुस्तक, इमारत और व्यक्ति की विशेषता को बता रहे हैं। अतः स्टार्ट कीजिए लिखना, नोट डाउन कीजिए कि किसको कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। अतः कहा जा सकता है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में
प्रयुक्त होते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है और ये संज्ञा शब्द से ठीक पहले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या किए जाते हैं? संज्ञा शब्द से ठीक पहले प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर हुआ सभी को? सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सभी को क्लियर हुआ? देखिए, सर्वनाम तो है ही वो, ठीक है, वो सर्वनाम शब्द तो है ही, लेकिन वो क्या करते हैं? संज्ञा से ठीक पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यानी कि इस पुस्तक की विशेषता है कि ये मेरी है। वह इमारत सुंदर है, उस इमारत की विशेषता है कि वो सुंदर है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए इनको सर्वनामिक विशेषण कहा है। सर्वनाम तो है ही, साथ में विशेषण की तरह भी प्रयोग किए जा रहे हैं, इसीलिए इन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर विशेषण के इतने भेद पढ़ लिए। ठीक है, अब विशेषण के जो अगले कुछ भेद हैं उसमें आपका एक आता है जो विशेषण है सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। एक मेन चीज अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को क्लियर हो गई होंगी और आप सभी ने नोट डाउन भी कर लिया होगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब हम लिखते हैं सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। तो देखिए, सर्वनाम क्या होते हैं ये मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको आगे के लिए कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द, अब वो जो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जो शब्द हो सकते हैं यह, वह, वे, कोई, ठीक है, आदि। बहुत सारे शब्द होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, जो शब्द संज्ञा की या संज्ञा के, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, पर प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब दूसरा मैंने आपको बताया सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, एक तो होता है सर्वनाम और एक होता है सर्वनामिक विशेषण। एक सर्वनाम और एक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब सर्वनामिक विशेषण क्या होता है ये भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जो हमने लास्ट में पढ़ा था उसके बाद ठीक नीचे से आप ये चीजें भी नोट डाउन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए इन दोनों में अंतर।
ठीक है। अब देखिए, जब सर्वनाम शब्द, देखिए सर्वनाम तो वो है ही, ठीक है। जब सर्वनाम शब्द जैसे वह, यह, ठीक है, कोई भी सर्वनाम शब्द हो सकता है, कोई, कुछ, वे आदि। जब सर्वनाम शब्द, और सर्वनाम शब्द क्या है, इस तरह के, आदि मतलब और भी सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं और संज्ञा के पहले आते हैं और संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। संज्ञा की से पहले आते हैं और संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर हुआ कि जब सर्वनाम शब्द, ये कोई भी सर्वनाम शब्द हो सकता है, संज्ञा से पहले आता है और क्या करता है, संज्ञा की ओर संकेत करता है। जैसे क्या कहा मैंने कि यह पुस्तक मेरी है और वह इमारत सुंदर है, ठीक है। तो यह और वह, ये क्या कर रहा है, संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है और हमेशा वो संज्ञा से पहले आएगा और संज्ञा की विशेषता को बताएगा। तो देखिए, दो चीजें यहाँ पर अभी तक हमने क्लियर की है, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण। तो हमारा जो सर्वनाम टॉपिक है वो लगभग यहाँ पर क्लियर हो गया है, लेकिन आपको इसमें एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज समझनी है, जो चीज पढ़नी है, वो है आपकी प्रविशेषण। वो है आपकी प्रविशेषण। इसको आप जरूर नोट डाउन करेंगे, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्या होता है प्रविशेषण, किसे कहते हैं प्रविशेषण, नोट डाउन कीजिए सभी फटाफट। चलिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट आज के सेशन का, कुछ विशेषण जो होते हैं शब्द, कुछ विशेषण शब्द विशेषणों की, कुछ विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता को बताते हैं, कुछ शब्द क्या होते हैं, जो विशेषणों की भी विशेषता को बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उन्हें प्रविशेषण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक आपका छोटा सा आपका शब्द है प्रविशेषण। और ये क्या है कि कुछ विशेषण शब्द जो विशेषणों की विशेषता को बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण। एग्जाम्पल देखिए फटाफट, एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे। उदाहरण, जैसे उदाहरण के लिए, राम बहुत चतुर है। राम बहुत
चतुर है। अब देखिए चतुर शब्द जो है वो विशेषण है, चतुर शब्द क्या है, विशेषण है। लेकिन हमने क्या कहा है, कैसा है राम, बहुत चतुर है, यानी कि चतुर शब्द की भी विशेषता को बता रहा है कि बहुत चतुर है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए फटाफट, सीता का रंग अधिक गोरा है। ठीक है, सीता का रंग अधिक गोरा है, तो सीता के रंग की विशेषता है कि उनका रंग कैसा है, गोरा है। लेकिन कितना गोरा है, अधिक गोरा है, तो यानी कि विशेषण की भी विशेषता को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, अधिक गोरा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका होमवर्क है कि इसमें आप कुछ और विशेषण लिखेंगे जिनकी विशेषता भी आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आज हमने यहाँ पर अपना विशेषण टॉपिक लगभग क्लियर कर लिया है। हमने विशेषणों के बाकी के सारे भेद यहाँ पर पढ़ लिए हैं, और साथ ही अपना सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में भी अंतर क्लियर कर लिया है, और प्रविशेषण जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था वो भी क्लियर कर लिया है। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।